चलिए भाई, आज चालू करते हैं वीडियो नंबर 9। ओके, तो लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था, लास्ट क्लास में विद्युत द्विध्रुव के द्वारा विद्युत द्विध्रुव के द्वारा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक, लास्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 8 में। ठीक है, और आज टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के द्वारा निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक। कौन सी स्थिति है? निरक्षीय स्थिति। और व्यंजक ही आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल p अपॉन r क्यूब, जहां स्मॉल p है द्विध्रुव आघूर्ण, बता चुके हैं आपको। चलिए बनाते हैं सबसे पहले डायग्राम, यानी कि चित्र। ये बनाया विद्युत द्विध्रुव, और बातें हुई थी द्विध्रुव में होते हैं दो आवेश, प्लस क्यू और माइनस क्यू। नाम दिया इसको AB। फिर द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को, यानी कि द्विध्रुव की लंबाई को दर्शाते हैं 2L से। ये बन गया 2L, बहुत बढ़िया। फिर द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2L, यानी कि द्विध्रुव का केंद्र होगा O, तो आधी लंबाई L और ये आधी लंबाई L। केंद्र क्या है द्विध्रुव का? O। फिर लास्ट क्लास में इसको मिटा दें, स्थान मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी। फिर लास्ट क्लास में अपनी बातें हुई थी कि अगर द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाती हुई आप खींचेंगे सरल रेखा ऐसे, तब इस रेखा पर कोई भी बिंदु स्थित हो, तब इस बिंदु की स्थिति को कहते हैं अक्षीय स्थिति। लेकिन आज कौन सी स्थिति है? निरक्षीय स्थिति। तो अगर आप क्या करें, द्विध्रुव का लंबार्धक खींचें। क्या खींचें? लंबार्धक। और लंबार्धक पढ़ा है मैथमेटिक्स में, लंबार्धक कहां से आता है? केंद्र से। और द्विध्रुव पर कैसा रहेगा? लंबवत। तो अगर हम अपन लोग द्विध्रुव के लिए खींचें लंबार्धक, तो कोई भी बिंदु अगर द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित हो, तब इस बिंदु की स्थिति को कहते हैं निरक्षीय स्थिति। तो क्या सुना आपने? ये वाली कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति, जहां पर अपन लोग तीव्रता का व्यंजक लास्ट वीडियो में निकाल चुके हैं। और ये कौन सी स्थिति? निरक्षीय स्थिति। फिर से इशारा कर दे, ये कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति। ये कौन सी स्थिति? निरक्षीय स्थिति। और अपने को आज निरक्षीय स्थिति में इस द्विध्रुव के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चल इसको मिटा दे भाई। तो अपन ने मान लिया AB है विद्युत द्विध्रुव, इसके आवेश है प्लस Q और माइनस Q। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2L, यानी कि द्विध्रुव की लंबाई है 2L, यानी कि द्विध्रुव का केंद्र होगा O, तो आधी लंबाई L, आधी लंबाई L। और माना केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर यह है प्रेक्षण बिंदु P। प्रेक्षण बिंदु का मतलब इसी बिंदु पर आपको इस पूरे द्विध्रुव के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, इस प्लस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। फिर इस माइनस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। फिर दोनों तीव्रताओं की दिशाओं को देखते हुए निकाल लेंगे परिणामी तीव्रता। ठीक, निकालेंगे परिणामी तीव्रता। अच्छा, तो अपन ने यह सूत्र किया था कि किसी भी प्लस Q आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो बढ़िया, इसी सूत्र को लगाकर, जो अपन लोग पढ़ चुके हैं, इसी सूत्र लगाकर प्लस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर निकालेंगे तीव्रता, फिर माइनस Q के द्वारा निकालेंगे बिंदु P पर तीव्रता, फिर दोनों तीव्रताओं की दिशाओं को देखते हुए
निकाल लेंगे परिणामी तीव्रता। ठीक है भाई। तो अब हमने क्या किया, बढ़िया बिंदु P को मिलाया बिंदु A से, ये मिलाया भाई सटा। फिर ऐसे ही बिंदु P को मिलाया बिंदु P को मिलाया बिंदु B से, ये मिलाया भाई सटा। यह अब सुना है आपने मैथमेटिक्स में कि किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होता है वर्गमूल में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये जो त्रिभुज है POB, यहां लगा हुआ पाइथागोरस प्रमेय, तो लंब कितना है R, आधार कितना है L, तो इस कर्ण BP का मान पाइथागोरस प्रमेय से यह आएगा वर्गमूल में R² प्लस L²। फिर ऐसे ही POA, ये भी है समकोण त्रिभुज, यहां भी लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। तो इस त्रिभुज में भी लंब कितना है R, आधार कितना है L, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण AP का मान यह आएगा वर्गमूल में R² प्लस L²। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दूरी AP कितनी होगी, वर्गमूल में R² प्लस L², और दूरी BP ये भी कितनी होगी, वर्गमूल में R² प्लस L²। अब बड़े मजे से इस सूत्र की सहायता से बिंदु P पर निकालते हैं प्लस Q आवेश के द्वारा तीव्रता। ब्लैक पेन यूज करते हैं, आपकी आंखों को तकलीफ ना पहुंचे इस बात के लिए। तो बिंदु P पर प्लस Q आवेश के द्वारा उत्पन्न तीव्रता, किसकी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको नाम दिया E1, नाम दिया E1। लगाते हैं ये वाला सूत्र। तो प्लस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता उस सूत्र से, देख रहा है बॉक्स के अंदर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यानी कि आवेश का परिमाण कितना है, Q है भाई, बटे दूरी का वर्ग, R² का मतलब दूरी का वर्ग। तो इस प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी देख रहे हैं चित्र में कितनी है, AP, तो दूरी का वर्ग यानी कि AP², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP²। तो देखिए दूरी AP कितनी है, वर्गमूल में R² प्लस L², लेकिन यहां क्या है वर्ग, तो वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा, हट जाएगा, अब जाएगा R² प्लस L²। समीकरण नंबर 1। और अब इस तीव्रता E1 की दिशा क्या होगी, इस पर विचार करें। तो किसी भी आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी हो, तो इसके लिए वीडियो नंबर 8 में हमने आपको मेथड बताया था और आपसे कहा था इसको आप रिवाइंड करके बार बार सुन लेना और दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, और आज हम आपको और बता देते हैं इजी मेथड, सरल मेथड। ठीक है, तो सरल मेथड यह है कि किसी बिंदु पर प्लस Q आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी प्लस Q आवेश से ऐसी बाहर की ओर। ठीक है, और किसी भी माइनस Q आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता ये होगी ऐसी, ऐसी का मतलब अंदर की ओर, यानी कि माइनस Q आवेश की ओर। ठीक है, तो किसी प्लस Q आवेश से उत्पन्न तीव्रता की दिशा होगी प्लस Q आवेश से दूर, और माइनस Q आवेश द्वारा उत्पन्न तीव्रता की दिशा होगी माइनस Q आवेश की ओर। और एक तरीका बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक, जिसमें हमने आपसे कहा था रिवाइंड कर करके इसको अपने दिमाग में बैठा लेना। तो आज इजी मेथड क्या बताया कि किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता की दिशा अगर मालूम करना है प्लस Q आवेश के द्वारा, तो प्लस Q आवेश द्वारा उत्पन्न तीव्रता की दिशा होगी प्लस Q आवेश से दूर, यानी कि ऐसी, जैसे हम इशारा कर रहे हैं ऐसी, और माइनस Q आवेश द्वारा उत्पन्न तीव्रता की दिशा होगी माइनस Q आवेश की ओर। ठीक है भाई, तो अब ये प्लस Q आवेश
बिंदु P पर ये जो तीव्रता उत्पन्न कर रहा है E1, इसका दिशा होगी प्लस Q आवेश से बाहर की ओर, इसका मतलब ऐसी। एक तरीका और बताया था लास्ट वीडियो में, जो आपको दिमाग में ठीक लगे उसको आप भर लीजिएगा दिमाग में, ठीक। तो ये प्लस Q आवेश बिंदु P पर ये जो तीव्रता उत्पन्न करेगा E1, इसकी दिशा होगी वेक्टर AP। कैसी होगी? वेक्टर AP। किसी प्लस Q आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता दिशा होगी प्लस Q आवेश से बाहर, ऐसी। तो दिशा होगी इसकी वेक्टर AP। कैसी होगी? वेक्टर AP, ठीक। तो दिशा होगी इसकी वेक्टर AP। अब ऐसे ही इस माइनस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस सूत्र को लगाकर। चलिए भाई, तो बिंदु P पर माइनस Q आवेश के द्वारा उत्पन्न तीव्रता, कौन सी तीव्रता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए भाई, लगाते हैं ये वाला सूत्र और माइनस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तीव्रता को नाम दिया E2। E2 बराबर लगा सूत्र वाला, बॉक्स के अंदर बंद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q का मतलब आवेश का परिमाण, कितना? Q। परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक कभी नहीं। फिर क्या है? बटे में R का वर्ग, यानी कि दूरी का वर्ग। तो माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी ये कितनी है? BP। तो यहां पर हो जाएगा BP स्क्वायर। फिर आगे बढ़ो, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर। देखो चित्र, दूरी BP ये कितनी है? वर्गमूल में R² प्लस L स्क्वायर, और यहां पर है BP का वर्ग, तो इस वर्ग से ये वाला वर्गमूल हट जाएगा, बचेगा केवल R² प्लस L स्क्वायर, R² प्लस L स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब इस तीव्रता E2 की दिशा ज्ञात करते हैं। तो हमने क्या कहा? किसी बिंदु पर माइनस Q आवेश द्वारा उत्पन्न तीव्रता की दिशा होगी माइनस Q आवेश की ओर और प्लस Q आवेश से बाहर की ओर। तो ये माइनस Q आवेश बिंदु P पर ये जो तीव्रता उत्पन्न करेगा E2, इसकी दिशा होगी माइनस Q आवेश की ओर, यानी कि ऐसी। ये दिशा होगी वेक्टर E2 की, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया? दिशा लिख दें, यहां पहले दिशा लिख दें। दिशा होगी वेक्टर PB, वेक्टर PB। चल, अब हमने क्या किया? ये कोण मान लिया थीटा और ये कोण मान लिया थीटा, ठीक है। बायोलॉजी वालों परेशान नहीं होना, ठीक है। हमारे साथ रहोगे तो खुश रहना, परेशान मत रहा था, जिंदगी में कभी परेशान नहीं होना। ये कोण मान लिया थीटा, ये कोण मान लिया थीटा। अच्छा, ये खींची हमने एक क्षैतिज रेखा। क्या खींची? क्षैतिज रेखा। अब देखो, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कैसी है? समांतर। तो ये कोण है थीटा, ये कोण भी होगा थीटा, ये कोण है थीटा, ये कोण भी होगा थीटा। ये रेखा हमने क्यों खींची, इस पर अभी बात करते हैं। अब यहां दिक्कत यह है कि प्लस Q आवेश बिंदु P पर जो तीव्रता उत्पन्न कर रहा है वेक्टर E1, इसकी दिशा है ऐसी, जैसा इशारा कर रहे हैं। और ये माइनस Q आवेश बिंदु P पर जो तीव्रता उत्पन्न कर रहा है वेक्टर E2, इसकी दिशा है ऐसी, जैसा इशारा कर रहे हैं। एरो भी बना हुआ है ये। अब अगर वेक्टर E1 और वेक्टर E2 दोनों की दिशाएं अगर एक ही होती, एक जैसी होती, तब इस पूरे दीर्घों के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी तीव्रता निकालने के लिए E1 और E2 को आपस में जोड़ देते, लेकिन ऐसा है नहीं। और अगर वेक्टर E1 और वेक्टर E2 की दिशाएं परस्पर
विपरीत होती। कैसी होती? परस्पर विपरीत। जैसा कि लास्ट वीडियो में अक्षीय स्थिति में था, तब दोनों को परस्पर घटा देते। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि वेक्टर E1 और वेक्टर E2 की दिशाएं ना तो विपरीत है और ना ही समान है। वेक्टर E1 की दिशा है ऐसी और वेक्टर E2 की दिशा है ऐसी। ना तो E1 E2 की दिशाएं समान है ना ही विपरीत है। तो जीवन में, ये जो आपको मानव जीवन प्राप्त हुआ है, तो जीवन में कभी भी अगर आप ऐसे केस में फंस जाए कि दो सदिशों की दिशाएं ना तो समान हो और ना ही विपरीत हो, अगर ऐसे केस में फंस जाएं, तब इस केस में अपन लोग क्या करते हैं, इन दोनों सदिशों को दो परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित करते हैं। और सदिश को घटकों में वियोजित करना सबने सीखा होगा 11वीं क्लास में। तो कभी भी जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि दो सदिशों की दिशाएं परस्पर ना तो समान हो ना ही विपरीत हो, बल्कि उनके बीच में एंगल बन जाए 60 डिग्री या 45 डिग्री, तब परिणामी मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो सदिशों को वियोजित करते हैं दो परस्पर लंबवत घटकों में। तो आइए हम भी अब वेक्टर E1 और वेक्टर E2 को वियोजित करते हैं दो परस्पर लंबवत घटकों में। सबसे पहले वेक्टर E1 को बांटते हैं दो परस्पर लंबवत घटकों में, यानी कि भागों में। तो सुना था आपने 11वीं क्लास में कि जब भी आप किसी सदिश को वियोजित करते हैं दो परस्पर लंबवत घटकों में, तो एक घटक में आता है कॉस थीटा और एक घटक में आता है साइन थीटा। घटकों में टेन थीटा कॉट थीटा कभी नहीं आता, एक में आता है साइन थीटा, एक में आता है कॉट थीटा। और ट्रिक यह है कि जिस भी घटक के साथ एंगल थीटा जुड़ा रहेगा, अटैच रहेगा, उसमें आता है कॉस थीटा, और दूसरे वाले घटक में आता है साइन थीटा। तो अगर वेक्टर E1 को आप वियोजित करेंगे दो परस्पर लंबवत घटकों में, तो वेक्टर E1 का ये वाला घटक जिसमें कोण थीटा जुड़ा है, अटैच है, ये घटक आएगा E1 cos थीटा, ये घटक आएगा E1 cos थीटा। और वेक्टर E1 का ये दूसरा घटक ये हो जाएगा E1 sin थीटा। तो यहां पर आपने वेक्टर E1 को वियोजित किया दो परस्पर लंबवत घटकों में, तो एक घटक आया E1 cos थीटा, दूसरा घटक आया E1 sin थीटा। ठीक। अब ऐसे ही वेक्टर E2 जो कि नीचे की ओर ऐसा तिरछा कार्य कर रहा है, वेक्टर E2 को भी वियोजित करते हैं, यानी कि बांटते हैं दो परस्पर लंबवत घटकों में, एक में आएगा cos, एक में आएगा sin। तो वेक्टर E2 को बांटेंगे दो घटकों में, तो यहां कोण थीटा अटैच है, इसका मतलब वेक्टर E2 का ये वाला घटक आएगा E2 cos थीटा, ये आएगा E2 cos थीटा। और वेक्टर E2 जो कि नीचे की ओर काम कर रहा है तिरछा, इसका दूसरा घटक आएगा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। ठीक है। तो वेक्टर E1 के घटक क्या है, E1 sin थीटा, E1 cos थीटा। वेक्टर E2 घटक क्या है, E2 sin थीटा, E2 cos थीटा। अब देखो चित्र, घटक E1 sin थीटा और घटक E2 sin थीटा दिशाओं में परस्पर कैसे हैं, विपरीत, परस्पर है विपरीत। और आप जरा ध्यान दीजिए, यहां भी sin थीटा, यहां भी sin थीटा, यहां E1 यहां E2, और जरा गुस्से में आकर समीकरण 1 और 2 को देखो E1 का मान, फिर देखो E2 का मान, देखो दोनों कैसे हैं, बराबर है ना, E1 और E2 के परिमाण कैसे हैं, बराबर। तो यहां पर E1 और E2 के मान है बराबर, यहां भी sin थीटा, यहां भी sin थीटा। इसका तात्पर्य हुआ कि E1 sin थीटा और घटक E2 sin थीटा दिशाओं में है विपरीत और परिमाण में है समान। इसलिए घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दिशाओं में कैसे हैं, विपरीत, और मान में कैसे हैं, समान, इसलिए दोनों आपस में
कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, एक दूसरे को तहस नहस कर देंगे, एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो बाकी घटक हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों दिशाओं में समान है। E1 का ये वाला घटक E1 cos थीटा ये दिशा में काम कर रहा है, और तीव्रता E2 का घटक E2 cos थीटा ये भी इस दिशा में काम कर रहा है। तो ये दोनों घटक दिशाओं में कैसे हैं? समान है, इसलिए दोनों घटक आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इसलिए यहां लगा दिया हमने प्लस। इसका मतलब ले देकर कुल मिलाकर इस पूरे द्विध्रुव के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी तीव्रता ये हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, तो इस बात कहां तक पहुंची कि इस पूरे द्विध्रुव के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी तीव्रता ये होगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बात यहां तक पहुंची है। चलिए, तो इसको मिटा दें, दिमाग में रखना है, इसको मिटा देंगे। ठीक है, इसका मतलब यहां लिख देते हैं, यहां लिखते हैं। इसका मतलब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु की परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो पूरे द्विध्रुव AB के द्वारा बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ये हो जाएगी E बराबर, बोलो, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बहुत बढ़िया, लाजवाब। चला जाता हूं किसी की धुन में। अब बढ़िया, यहां E1 और E2 के मान रखते हैं। E1 का मान समीकरण 1 से रख दो भाई। E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे बोलो, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू क्या है? cos थीटा, ये लिख दिया cos थीटा। बहुत बढ़िया, प्लस E2 का मान देखो समीकरण 2 में E2 का मान जो इसका है वो इसका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू क्या है? cos थीटा इंटू cos थीटा। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या करें? क्या करें आगे? सोच लिया क्या करेंगे? गलत सोच रहे हो। ये देखो, दो राशियां बिल्कुल एक जैसी हैं, देख रहा है? दो राशियां बिल्कुल एक जैसी, जो मान इसका वो मान इसका। और पढ़ा है मैथमेटिक्स में a प्लस ए बराबर क्या होता है? 2a। b प्लस बी बराबर क्या होता है? 2b। c प्लस सी बराबर क्या होता है? 2c। तो जब ये दो राशियां एक जैसी हैं तो आपस में जुड़ जाएंगी और सामने गुणांक लग जाएगा 2। ठीक है, गुणांक लग जाएगा 2। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गुणांक लगा दिया 2, 2Q cos थीटा बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना क्यों भाई, दो राशियां कैसी हैं? बिल्कुल एक जैसी। तो a प्लस ए क्या होता है? 2a। b प्लस बी क्या होता है? 2b। नया समझ में? क्यों भाई, एक आम और एक आम हो जाएंगे 2 आम। ठीक है, एक रोटी और एक रोटी जोड़ो कितनी आएगी? 2 रोटी। ये दो राशियां बिल्कुल एक जैसी हैं, तो सामने क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। ठीक है, आप भी बोलते हो कि सर क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या करें भाई, बोलना पड़ता है। चलो आगे चलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू क्या बचा? cos थीटा। cos थीटा, cos थीटा। ठीक, फिर जब आप 10th क्लास में थे, छोटे छोटे रहा करते थे, तो पढ़ा था आपने 10th क्लास में कि किसी भी समकोण त्रिभुज में
कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखो यहां आधार कितना है, चाहे इस त्रिभुज को पकड़ो चाहे इस त्रिभुज को पकड़ो, किसी भी त्रिभुज को पकड़ो, देखो यहां आधार कितना है l, और भाई ये कर्ण कितना है वर्गमूल में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस समकोण त्रिभुज से चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, तो इस समकोण त्रिभुज से कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना l बटे कर्ण, कर्ण अर्जुन नहीं कर्ण, कर्ण कितना वर्गमूल में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां कॉस थीटा के स्थान पर बढ़िया बेहतरीन रख दो एल अपॉन वर्गमूल में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब। चल अब आगे चले, तो भाई एक क्लास पहले Q इंटू 2L कहीं देखा है इसको अपन ने, तो एक क्लास पहले सुना था आपने कि Q इंटू 2L इसे कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, दर्शाते हैं स्मॉल p से, ठीक है, देखा था वीडियो नंबर 7 में। Q इंटू 2L इसे कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, दर्शाते हैं स्मॉल p से। तो Q इंटू 2L के स्थान पर रख देंगे स्मॉल p, इसको लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L के स्थान पर स्मॉल p बटे, देखो भाई बटे में क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की घात 1, कुछ नहीं का मतलब 1, और ये है वर्गमूल में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और सुना है मैथमेटिक्स में 8वीं क्लास में कि वर्गमूल का मतलब होता है घात है 1/2, ठीक है। तो यहां पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर घात कितनी है 1, और यहां पर है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर घात 1/2। वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2, और आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं। तो यहां पर घात है 1 और यहां पर घात है 1/2, तो 1 धन 1/2 कुल मिलाकर हो जाएगा 3/2। ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की घात 3/2। इसको दिया समीकरण नंबर 3। एक स्टेप और बची है, फिर हो जाएगा समाप्त। एक स्टेप और बची है, फिर अपनी फिर अपनी बातें हुई थी वीडियो नंबर 7 में कि द्विध्रुव की लंबाई होती है अति अल्प, द्विध्रुव की लंबाई होती है अति अल्प। तो यहां पर अपन लोग एक कंडीशन अप्लाई करें कि यदि बाय द वे खुदा न खास्ता यदि एल का मान आर से बहुत कम हो, ये डबल चोच का मतलब बहुत बहुत कम, तो अगर द्विध्रुव की अर्ध लंबाई एल का मान दूरी आर की तुलना में बहुत 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 कम होना भी चाहिए, क्योंकि द्विध्रुव की होता है बहुत छोटा, चुन्नू सा छोटा सा। तो अगर एल का मान बहुत बहुत कम हो, यहां स्क्वायर है, तो एल का मान बहुत कम होगा तो उसका स्क्वायर और भी कम हो जाएगा। कोई राशि अल्प हो तो उसका वर्ग, उसकी घात 3 का मान और भी कम हो जाता है। तो एल स्क्वायर होगा बहुत 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 कम। तो समीकरण 3 में एल स्क्वायर ही कर दे उपेक्षा, क्या कर दे उपेक्षा। तो ये लो छुपा लिया हमने, एल स्क्वायर कर दोगे उपेक्षा, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर पूरे की घात 3/2। एल स्क्वायर कर दिया नेग्लेक्ट, नगण्य मानते हुए भगा दिया इसको, तो भगा यहां से, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर पूरे की घात 3/2। 2 यहां से कैंसिल, 2 यहां से कैंसिल, बचेगा आर की घात 3, क्या बचेगा ना आर की घात 3। और इसका मतलब सूत्र मिल जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R क्यूब, P बटे R क्यूब। ये आ गया सूत्र, इसे आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें। तो ये अपन ने द्विध्रुव के द्वारा निरक्षीय स्थिति में केंद्र से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता का मान ज्ञात कर लिया। कितना? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, जहां P क्या है द्विध्रुव आघूर्ण,
और आर है द्विध्रुव के केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी। इसे आप रट लें रट लें रट लें। और जो पढ़ाई करते हैं, जो भारत के होनहार विद्यार्थी हैं, तो उन्होंने देखा था कि लास्ट वीडियो में अपन ने द्विध्रुव के द्वारा अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र निकाला था और वो आया था 1/4πε0 2p/r³। अक्षीय में क्या आया था? 2p/r³। और निरक्षीय में क्या आया? निरक्षीय में आया उसका आधा p/r³। p/r³, यानी कि अक्षीय की तुलना में निरक्षीय स्थिति में तीव्रता आधी होती है। ठीक है, तो अक्षीय में क्या आया था? यहां पर 2p/r³। निरक्षीय में आ रहा है केवल p/r³। इसका मतलब अक्षीय की तुलना में निरक्षीय में तीव्रता आधी होती है। ठीक है, अब करते हैं इस पर सवाल। ठीक, इस पर करते हैं सवाल। और एक बात याद आ रही है, तो वीडियो नंबर 8 में देखा हुआ आपने, एक सब्जी वाला बहुत परेशान कर रहा था, आगे गेट खटखटा रहा था, भैया सब्जी ले लो, भैया सब्जी ले लो। पर हो गए थे उससे परेशान, तो दिमाग यहां वहां चला गया होगा। तो एक सवाल किया था अपन ने, ठीक है, उसमें करना था अपने को आर की घात 3 और आर का मान दिया था 3 मीटर, 3 की घात 3 करना था। तो 3 की घात 3 कितना जाएगा? 27। और धोखे से हमने वहां आर का स्क्वायर कर दिया था, यानी कि 3 का वर्ग हमने 9 लिख दिया था, लेकिन वास्तव में 3 की घात 3 कितना होगा? वो 27 होगा। तो उसको देख लेना आप, है ना। ठीक है, लास्ट वीडियो के सवाल में आखिरी के 5 मिनट में देख लेना, है ना। वो हमको करना था 3 की घात 3 कर दिया हमने, 3 की घात 2, वो सब्जी वाले का कारण आज भी सुबह आया था। चलो ठीक है भाई, सबका अपना अपना पेट है, सबका अपना काम करने में। ठीक है, चलो ठीक है, 10 सेकंड में इसको रिवाइज कर दें। ठीक है, तो हमने क्या किया? बेहतरीन मजे से बढ़िया गाना गुनगुनाते हुए द्विध्रुव के +q आवेश द्वारा बिंदु P पर निकाली तीव्रता, यह समीकरण नंबर 1। और मालूम चला कि इसकी दिशा कैसी होगी? वेक्टर AP। फिर द्विध्रुव के -q आवेश द्वारा बिंदु P पर निकाली तीव्रता कितनी आई? E2 बराबर इतना, और इसकी दिशा कैसी? वेक्टर PB। फिर वेक्टर E1 को बांटा 2 घटकों में, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। वेक्टर E2 को बांटा 2 घटकों में, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। ये दोनों घटक क्या हो गए? कैंसिल, ये दोनों आपस में जुड़ गए। इसका मतलब ले देकर कुल मिलाकर पूरे द्विध्रुव के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी तीव्रता होगी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसको अपन ने बढ़िया हल कर लिया, तो ये आ गया व्यंजक। इसे आप याद कर लें। इस पर बढ़िया करते हैं सवाल। ठीक है, स्क्रीनशॉट क्या लेना, आपके हाथ में तो वीडियो है, जब चाहो तब पॉज करो, वीडियो से खेलो कूदो, जो चाहे वो करो। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब इस पर करते हैं सवाल। क्वेश्चन ±4 नैनोकूलम दो बिंदु आवेश परस्पर 1 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव के केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति कैसे लिखते हैं? सबको लिखना भी नहीं आता है, क्या करें। निरक्षीय स्थिति में लिखना बहुत बोर लगता है यार बोर्ड पर। निरक्षीय स्थिति में स्थित
बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, और वो भी वीडियो बनाते समय लिखो, क्लास होती तो बात अलग। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, करो नहीं, थोड़ी इज्जत देते हैं, इज्जत ज्ञात कीजिए। वाह वाह, क्या इज्जत है भाई, ज्ञात कीजिए। या चल करते हैं इसका हल। ठीक है, तो दुनिया के किसी भी द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं? 2, एक प्लस और एक माइनस, और दोनों के मान कैसे होते हैं? बराबर। तो यहां Q बोले तो द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण कितना है? 4 नैनो कूलाम। नैनो कूलाम को बदलेंगे कूलाम में, कैसे? सुन चुके हैं 10 बार। नैनो कूलाम को बदलेंगे कूलाम में, इसलिए गुणा करेंगे 10 के ऋण 9 से, तो नैनो कूलाम बदल जाएगा कूलाम में। फिर 2L का मतलब द्विध्रुव की लंबाई, यानी कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को दर्शाते हैं 2L से। और सवाल में कितना दिया है? 1 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को बदलेंगे मीटर में। सवाल हमेशा करते हैं एसआई प्रणाली में, और दूरी का एसआई मात्रक है मीटर, तो मिलीमीटर को बदलेंगे मीटर में, और 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 के ऋण 3 मीटर। फिर आर का मतलब उस बिंदु की दूरी जहां तीव्रता निकालनी है। तो द्विध्रुव के केंद्र से आपको 1 मीटर की दूरी पर तीव्रता निकालनी है, यानी कि आर का मान 1 मीटर। और आज बुधवार के दिन, ठीक है, वीडियो भैया जल्दी देख लिया करो और दिमाग में बैठा लिया करो अच्छे से, ठीक है, तैयारी करना आपने को। और 12th में आओगे मेरिट में, कल हो गई घोषणा, आओगे मेरिट में मिलेंगे आपको 30,000 रुपए, 30,000। ठीक, सारे हमको दे देना है, आपको आप मत रखने अपने पास। हाँ, तो अपन ने आज देखा द्विध्रुव के द्वारा निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r3, यह लगेगा सूत्र। और इस सूत्र में P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। P है द्विध्रुव आघूर्ण। तो अच्छी बात यह होगी कि यह सूत्र लगाने से पहले अपन लोग द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p का मान याद कर लें, है ना। इस सूत्र लगाने से पहले अपन लोग किसका मान निकाल लें? स्मॉल p का, द्विध्रुव आघूर्ण का। तो आप लोग पढ़ चुके हो, द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाते हैं स्मॉल p से, और द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है Q इंटू 2L, जहां Q है द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और 2L है द्विध्रुव की लंबाई। और आपसे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहा है यार 2 से गुणा मत करना, द्विध्रुव की लंबाई को दर्शाते 2L से। चलो मान रखिए, Q का मान 4 गुणित ला 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 10 के ऋण 9, 2L द्विध्रुव की लंबाई 10 की घात ऋण 3, बहुत बढ़िया, 4 10 के ऋण 9 गुण 10 के ऋण 3, गुणा करने पर घातें जोड़ेंगी, ऋण 9 ऋण 3, 10 के ऋण 12। यह आ गया स्मॉल p का मान। निकालना है अपने को तीव्रता। तो भाई निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के द्वारा उत्पन्न तीव्रता का सूत्र रट लिया है आपने 1 साल के लिए, 1/4 P/r3, P/r3। अगर यही सवाल होता अक्षीय स्थिति के लिए, यहां क्या आता 2P/r3, ठीक, तब यहां 2 हो जाता अक्षीय। अक्षीय में तीव्रता निरक्षीय की डबल होती है, और उल्टा निरक्षीय में तीव्रता अक्षीय की आधी होती है। चलो, तो सारा हिंदुस्तान जानता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये नीतांक है, और इसका मान होता है 9 गुणित 10 की घात 9। P का मान 4 गुणित 10 के ऋण 12, 4 गुणित 10 के ऋण 12। R का मान 1, घात कितनी है? 3, घात कितनी है? 3। लास्ट वीडियो हमने घात 3 लिखी थी, लेकिन यहां पर 3 की जगह 2 लिख दिया था गलती से, सब्जी वाला यार। चलो इसको हल करते हैं, ठीक, हल करें। यह है 9, यह है 4, और हमसे अच्छा
गणित आपका है, पहाड़ा हमसे अच्छा आपका है, ठीक। तो आपने पढ़ा है पहाड़े में 9 चुरकी, 9 चुरकी कितना होता है 36, 10 की घात धन 9, 10 के ऋण 12, धन 9 और ऋण 12, 10 के ऋण 3, तो आंसर आया ई बराबर 36 गुण 10 की घात ऋण 3, और तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, ये आया आंसर। ठीक है, तो आज आप इतना करो, फिर इसके आगे कल अपना टॉपिक चालू होगा विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट होगा विद्युत बल रेखाएं कल। ठीक है, और हम इसके नोट्स अभी मंगवाते हैं पुराने स्टूडेंट से, इसके और लास्ट क्लास के भी भेजे नहीं थे आपको, तो इसके और वीडियो नंबर 8 के अभी हम आपको नोट्स भेजते हैं इसके साथ में। ठीक है, ओके, खुश रहो, ऑल द बेस्ट।